झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच अब लोगों की नज़र सिर्फ राजभवन के फैसले पर टिकी हुई है। आप सभी को जानकारी दे दूंगी कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब रांची आ चुके हैं, तो लोगों की सिर्फ निगाहें राजभवन में फिलहाल टिकी हुई है। इसी मसले पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ सुखदेव भगत जी है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिल रही है। आप फिलहाल इसको किस रूप से देखते हैं? एक छोटी सी बात है जो अभी राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं पूरे राज्य में और महामहिम के चुप्पी के कारण। तो जिन्हें बोलना है वो चुप हैं, जिन्हें चुप रहना है वो बोल रहे हैं, और जो दोनों की श्रेणी में नहीं है वो सबसे ज़्यादा ट्विटर के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बातों को ला रहे हैं। तो बहुत जिसे का असमंजस की स्थिति है। लेकिन ये गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए है कि हमारे आदरणीय महामहिम जी वो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, और जिस प्रकार के संवैधानिक संकट मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन संवैधानिक रूप से जो उहोपोह की स्थिति है जिसके कारण पूरे राज्य का विकास बाधित हो रहा है, और 3.25 करोड़ जनता की जो बात है, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम के पास जो माइनिंग को लेके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध में उन्होंने लिखा है, और चुनाव आयोग ने जो फाइंडिंग्स आए वो महामहिम को दिया है, तो महामहिम को स्पष्ट कर देना चाहिए। हमारे यूपीए के प्रतिनिधि भी जाके मिले हैं। अच्छा, क्या लगता है कि राज्यपाल क्यों नहीं अभी तक स्पष्ट करे चीज़ों को? चूंकि यूपीए खेमे के कई जो विधायक सांसद थे उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिनों में तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन वो दिल्ली चले गए। लेकिन कहा जा रहा है वो निजी कार्य से दिल्ली गए हुए हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चीज़ें संशय की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, ये क्यों हम लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों बल क्यों मिल रहा है, हमारे आरोप को क्यों बल मिल रहा है कि ईडी संवैधानिक संस्थान है, आपको सीबीआई संवैधानिक संस्थान है, लेकिन उनके या इलेक्शन कमीशन वो संवैधानिक संस्थान है, लेकिन उनके प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ट्विटर के माध्यम से चीज़ें आ रही है। तो लगता है कि पूरी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, और उनके वो जो स्क्रिप्ट तैयार किए उनके माध्यम से सारी चीज़ें आ रही हैं। और महामहिम ये इसलिए ऐसा लगता है कि महामहिम क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो एक बड़े लीडर थे, उनको यहाँ राज्यपाल का दायित्व दिया गया है, लेकिन जब राज्यपाल को उनका दायित्व मिला तो किसी पार्टी को उनका नहीं है, वो संविधान के हेड बन गए हैं। लेकिन सुखदेव जी, जिस तरीके से बात आ रही थी कि आप लोग कह रहे थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन आखिरकार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आप लोग भी किए। कई जो यूपीए खेमे के विधायक है रांची से रायपुर जाते हैं, ये क्यों आवश्यकता हुई? मैं आपको 2 चीज़, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में मेरा आशय ये है कि किसी को तोड़ के ले जाके, जहाँ सरकार बनी है वहाँ से कुछ विधायकों को हमने तोड़ा और रिजॉर्ट में ले जाकर उनको अपहरण किया, उन्हें कहने का रोका, उसके बाद एक सरकार उनका गिराया और नई सरकार बना है। यहाँ तो सारे कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ तो हमारे सारे अपने यूपीए फोल्डर के जितने लोग हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे बोलता है अनेकता में एकता, अगर आप यूनिटीज और स्ट्रेंथ, तो यूपीए फोल्डर के जितने लोग हैं, इंडिविजुअल क्या है, किसी को सीबीआई का रेट दिखला रहे हैं, किसी को आईडी का रेट दिखला रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, तो सारे लोग, हमें लगा कि जब जो आगे संवैधानिक संकट वाली स्थिति महामहिम के कारण पैदा हो रही है, तो क्यों नहीं हम लोग एक साथ रहें, एक साथ हमें ये करें। किसी को खेमे के विधायकों को कहीं ना कहीं डर था कि खरीद फरोख्त में उन लोगों का भी नाम आ सकता है। डर नहीं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस प्रकार के ये इन प्रकार जो हथकंडा अपनाया जा रहा था, तो एक लगता ना कि चलो बेस्ट तरीका है कि हम एक साथ कहीं रहें, आपस में एक दूसरे को, मैं समझता हूँ कभी कभी फॉर चेंज भी हो जाता है कि हम जाके बैठें, लोगों से मिलें, अपनी चीज़ों को देखें, या कभी कभी कुछ चीज़ें होती है रणनीति का हिस्सा भी होता है कि जिस प्रकार ये चीज़ें लाया रहे हैं हमारे पास, हमारे अगर प्रतिकूल कुछ जानबूझ के जनादेश का अपमान करके अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो हमें कौन से चीज़ें लानी चाहिए, तो एक चेंज भी हो जाता है, एक दूसरे को मैं समझता हूँ बात करने में बहुत आसानी भी हो जाती है, एक माध्यम। और मैं समझता हूँ कि बगल का एक कोई बहुत दूरी की बात नहीं थी, और इसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो चीज़ें नहीं है, और इसलिए इसको उस रूप में आप ना लें तो बेहतर होगा। जिस तरीके से विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई थी, उसमें विश्वास मत कहीं ना कहीं हासिल करने का प्रयास किया गया था, और सरकार के पास उतना बहुमत भी उन्होंने साबित किया है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हमने कभी भी संशय या फिर कभी हम लोग शंका ही व्यक्त नहीं किए थे कि वो लोगों के पास बहुमत नहीं है, वो लोग साथ साथ होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं ऑफिसर्स फाइलों के अनुसार चलते हैं, लोकतंत्र जन भावनाओं से चलती है, जिसको पब्लिक परसेप्शन हम कह सकते हैं, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार की चीज़ें लगातार प्लांट की जा रही है कि कांग्रेस के इतने विधायक चले जा रहे हैं, जेएमएम के इतने विधायक चला रहे हैं, हमारे इतने टच में हैं, तो हमें देश को ये बतलाना है
कि भाई हम चुनी हुई सरकार है, हमारे साथ जनादेश है, हमारे पास फुल स्ट्रेंथ है, हमें मिला है जनादेश मिला है, और हमने जो सर्वोच्च पंचायत है वहाँ जाके हम लोगों ने अपना एक विश्वास मत बतलाया, देखा कि 48 लोग मेरे साथ हैं। तो एक पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है, जिसका मनोवैज्ञानिक मैं उसे बतलाना चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ हैं, और इसलिए इसको अदरवाइज ना लेना जाए। हर चीज़ें टेक्निकल नहीं होती हैं। मैसेज आप देशवासी झारखंड वासियों को देना चाह रहे थे कि यूपीए खेमे के तमाम जो विधायक एक साथ है, हम साथ है, वो वाला निश्चित रूप से, क्योंकि बार बार मीडिया में बातें हैं, कितने लोग मेरे टच में, इतने लोग कांग्रेस के लोग भाग रहे, तो हमने ये बताया है कि जो जनादेश मिला उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं, हम संसदीय परंपराओं में विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और जो सर्वोच्च पंचायत है जहां हमें अपना बहुमत साबित करना है वो हमने करके दिखलाया। और ये बात जरूर है कि भाई किसी ने बहुमत की बात नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि पब्लिक परसेप्शन, जन भावना बहुत मायने रखता है, और हमने ये बतलाने का प्रयास किया। आप जो बार बार ये करो कि इतने भाग रहे, इतने जा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, और जो एक ओहो की स्थिति है और जो गलत संदेश आप देने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हमने दूर करने का प्रयास किया है। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर अभी जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर ओहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या लगता है कि क्यों आखिर राज्यपाल अभी तक अपना डिसीजन नहीं सुना रहे हैं? मैं एक चीज़ बताऊं कि जो हम लोग संविधान के अनुसार देश चलता है, लेकिन संविधान का हाईएस्ट इंटरप्रेटर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बतलाना चाहता हूँ, उसमें बहुत स्पष्ट किया है। उनका निर्णय सुप्रीम का निर्णय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि माइनिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है, तो ये तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है, और उन्होंने डिक्लेयर भी किया था। लेकिन हमने कहा कि हम लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे विश्वास करते हैं। अगर चुनाव आयोग ने उनके कुछ फाइंडिंग्स हैं और वो फाइंडिंग्स अगर महामहिम के पास आया है, तो इस प्रकार की असमंजस किसी पैदा ना होने दें और उसे क्लियर करें, कि स्पष्ट क्लियर कर दें कि यहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि इससे विकास बाधित हो रहा है, राज्य का विकास बाधित हो रहा है। और आपने देखा होगा कि मैं एक चीज़ तो जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे हेमंत सोरेन जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तनिक भी विचलित नहीं होते हुए लगातार जन भावनाओं का जो भी निर्णय उन्होंने निर्णय लिया है, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे फील्ड फायरिंग रेंज की बात हो, चाहे पुलिस महकमे की बात हो, तो जन भावनाओं के अनुसार जो जनादेश जिसके लिए हमें मिला है हमने उसका अनुपालन किया है। और जेएमएम कांग्रेस और राजद की जो सरकार, यूपी की जो सरकार है, वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। लगातार आप लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक कैश कांड में फंसते हैं। चीज़ें निकल कर आती है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए वो लोग कोलकाता गए हुए थे। मैंने कहा कि सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन हैं, और जो चीज़ें हमारे संज्ञान में आई है, अविलंब अविनाश पांडे जी उन्होंने तीनों को निलंबित कर दिया, क्योंकि हम गलत चीज़ को प्रश्रय नहीं दे सकते हैं लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है, और मैं समझता हूँ जब जांच का विषय है, न्यायालय में है और विधानसभा के भी न्यायालय में है, तो मैं समझता हूँ इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो फाइंडिंग्स आएंगे, अगर वो बेदाग हैं फाइंडिंग्स के बाद, तो मैं समझता हूँ आरोप लगाने से हर कोई दोषी नहीं हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें आई, तो कांग्रेस उसमें निर्णय लिया है, लेकिन वो बेदाग हैं तो कांग्रेस उसी ढंग से स्वागत करेगी, और अगर दोषी होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उन्होंने प्रयास किया है, यह इससे साबित होती है। चलिए एक आखिरी सवाल सुखदेव जी, कि राज्यपाल दिल्ली गए हुए थे, फिलहाल तमाम लोगों की निगाहें राजभवन में टिकी हुई थी, आप इस दौरे को किस वे में ले रहे हैं? निश्चित रूप से जो उनके ऑफिशियल जो हमें वक्तव्य आए हैं कि निजी यात्रा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, राजनीतिक जीवन में आ जाते हैं, तो यात्राएँ निजी होते हुए भी आपके जिसे कहा जाए पॉलिटिकल हो जाती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूँ तो कि राज्यपाल हम आदरणीय रमेश बैस जी के रूप में उनको नहीं देख रहे हैं, हम राज्यपाल के रूप में देख रहे हैं, जो राज्य के कस्टोडियन हैं। और क्योंकि ओहोपोह की जो स्थिति है, उन्होंने स्पष्ट कहा, यूपीए के प्रतिनिधिमंडल भी जाके डेलीगेट्स उनसे मिले थे, उन्होंने कहा 2-3 दिन में क्लियर कर दें। तो क्लियर उन्हें कर देना चाहिए, उनका नैतिक दायित्व तो बनता है कि जो फाइंडिंग्स हैं, जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है, उस निर्देश को स्पष्ट करें, सो दैट कि जिसे कहा जाए जो सरकार है
वो सरकार अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सके। चलिए, शुक्रिया सुखदेव जी हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सुखदेव भगत जी, जिसने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर राज्यपाल को निर्णय लेने हैं तो वो जल्द ही निर्णय ले ले, यानी कि 2 से 3 दिनों में तमाम चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ला सके। एक और जहाँ पे आप सभी को मैं जानकारी दे दूंगी कि झारखंड के राज्यपाल फिलहाल राजधानी रांची पहुँच चुके हैं और लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राजभवन में टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला राजभवन की ओर से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।